Assalamualaikum dear students. This is Behriya Model School PNAD Maripur Secondary Wing. I am Miss Noreen, your science teacher. This is lecture number 4 from chapter number 5. The topics of today's lecture are matter and physical properties of matter. What is matter? Matter is anything which has mass and occupies space. हर वो चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर कहलाती है. रॉक्स, वुड, मेटल्स, एयर एंड वाटर, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग मैटर. On the other hand, trees, insects, human beings, these are examples of living matter. What is नॉन मैटर? नॉन मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जिसका कोई मास ना हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे तो उसे हम नॉन मैटर कहेंगे. नॉन मैटर हैज़ नो मास एंड डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैटर. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ही रिकग्नाइज़ करते हैं, उनमें डिफरेंस कर सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कलर, साइज़ और शेप ये कॉमन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की जो क्लियरली विजिबल होती हैं. इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम इजीली मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इंक्लूड इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, solubility, density, melting point, electrical conductivity and heat conductivity. What is elasticity? Elasticity किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी है कि अगर हम उस मटेरियल को बेंड करें, स्ट्रेच या कंप्रेस करें तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सके. ये प्रॉपर्टी कहलाएगी इलास्टिसिटी और वो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल कहलाएगा इलास्टिक मटेरियल. एग्जाम्पल है आपके पास. इन पोल वोल्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ द पोल हेल्प्स टू पुश द वोल्टर अप एंड ओवर द बार. ये पोल है, ये इलास्टिक होता है और ये वोल्टर को हाई जंप करने में हेल्प करता है. पोल वोल्टिंग की वीडियोस भी बहुत अच्छी अवेलेबल है नेट पे, आप देख सकते हैं. उससे ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह से इसकी इलास्टिसिटी वर्क करती है. उसके अलावा स्प्रिंग है कि स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें तो उसके बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है. स्पंज है, स्पंज को भी अगर आप कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी. तो ये मटेरियल कहलाएंगे इलास्टिक मटेरियल बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी. स्ट्रेंथ. Next property, the strength of a material is its ability to support a heavy load without breaking or tearing. Steel and concrete are strong materials used for building purposes. बहुत सी मेटल्स ऐसी हैं जो वीक होती हैं लेकिन जब उन्हें हम दूसरी मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. एग्जाम्पल आपके पास है स्टील. स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन एंड कार्बन एंड इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन प्योर आयरन. प्योर आयरन के मुकाबले में जब हम आयरन और कार्बन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो मटेरियल आएगा वो कहलाएगा स्टील और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर आयरन. हार्डनेस. द हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल इज़ इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड स्क्रैचेस एंड वेयर. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा वो जितने ज़्यादा मटेरियल दूसरे मटेरियल्स पे स्क्रैच डाल सके. हर वो मटेरियल जो दूसरे जितने मटेरियल्स पे स्क्रैच डाल सकेगा वो उन सब से हार्ड कहलाएगा और वो सारे उससे सॉफ्ट कहलाएंगे. और जिस मटेरियल पे वो स्क्रैच ना डाल सके तो फिर वो मटेरियल उससे हार्ड कंसिडर किया जाता है और वो सॉफ्ट. इसके लिए मोज इस हार्डनेस स्केल यूज़ किया जाता है. मोज हार्डनेस स्केल फ्रेडरिक मोज ने जो एक जर्मन मिनरोलॉजिस्ट थे बनाया था जिसमें उन्होंने 10 मिनरल्स रखे हैं और उन्हें नंबरिंग दी है 1 से
10 तक। जैसे जैसे नंबरिंग इंक्रीज़ होती है तो हार्डनेस भी मटेरियल्स की इंक्रीज़ होती है। किसी भी सब्सटेंस की हार्डनेस स्केल के अकॉर्डिंग चेक की जा सकती है। डायमंड form of carbon is extremely hard and can only be cut by other diamond. डायमंड सिर्फ किसी दूसरे डायमंड से ही कट हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। और ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन की ही एक फॉर्म है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। डायमंड एंड कार्बन बोथ आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, बट वन इज़ एक्सट्रीमली हार्ड एंड द अदर इज़ सॉफ्ट। आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके भी चेक कर सकते हैं कि फिंगर नेल जो होता है, आपके जो नेल हैं, इसकी हार्डनेस क्या है। उसके लिए आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक चॉक लेंगे और पहले आप चॉक से अपने नेल के ऊपर स्क्रैच डालेंगे। फिर चॉक की वजह से नेल के ऊपर जो भी मार्क आया है आप उसे क्लियर करेंगे, साफ़ करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या आपको अपने नेल के ऊपर कोई मार्क नज़र आ रहा है। देन फिर आप उसके बाद चॉक के ऊपर अपने नेल से स्क्रैच डालेंगे और जो भी पाउडर उसके ऊपर आएगा वो आप साफ़ करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि चॉक के ऊपर कोई मार्क या कोई स्क्रैच आया है, तो आप एट द एंड ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि आपके नेल के ऊपर चॉक से कोई स्क्रैच नहीं आया, जबकि चॉक के ऊपर आपके नेल से स्क्रैच फॉर्म हो गया। सो इट मीन्स योर नेल इज़ हार्डर देन चॉक। मोज स्केल के अकॉर्डिंग भी जो किसी भी सब्सटेंस की हार्डनेस चेक की जाती है, तो इसमें 1 से 10 तक के जो मिनरल्स हैं उनमें से कोई भी मिनरल लेके उस सब्सटेंस पे स्क्रैच डाले जाते हैं। अगर वो सब्सटेंस उस पर स्क्रैच डाल ले तो इट मीन्स के वो सब्सटेंस सॉफ्ट है और जो मिनरल यूज़ किया गया था वो हार्ड है। और दूसरे फिर मिनरल से उस पर स्क्रैच डाल के चेक करेंगे, अगर उस मिनरल से उसके ऊपर स्क्रैच ना आया तो फिर इट मीन्स कि उस सब्सटेंस की जो हार्डनेस है वो उन दो मिनरल्स के बिटवीन आएगी। Next is solubility. The solubility of a substance in a solvent is the maximum quantity of that substance which can dissolve in a given quantity of solvent. Solubility किसी भी substance की वो maximum quantity है जो एक given quantity of solvent के अंदर dissolve हो जाए। Solubility को समझने से पहले आपको कुछ terms समझनी होंगी। soluble and insoluble, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये सब क्या है। सॉल्युबल क्या है? सॉल्युबल हर वो सब्सटेंस सॉल्युबल कहलाएगा जो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, और इनसॉल्युबल वो सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व ना हो सके वो कहलाएगा इनसॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी हमेशा सॉल्युबल सब्सटेंसेस की चेक की जाती है। सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए आप सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज़ होता है। सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स इन अ लिक्विड इज़ कॉल्ड द सॉल्यूट। द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड और अ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट, द सब्सटेंस दैट डज द डिज़ोल्विंग इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट। सॉल्यूट की एग्जांपल है आपके पास सॉल्ट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जो डिज़ोल्व होता है, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो डिज़ोल्व करता है, सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा तो आपके पास आएगा सॉल्यूशन। अब जितना सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हुआ है वो इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस पे वो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए। आइसक्रीम मेल्ट क्यों होती है? क्योंकि आइसक्रीम को आप उसके फ्रीजिंग पॉइंट से, फ्रीजिंग टेम्परेचर से जब बाहर रखेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है वो जब उसे मिलेगा तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। वो टेम्परेचर जिस पे आइसक्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए वो उसका
मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। प्योर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। इसको आप चेक कर सकते हैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से कि आप एक बीकर लें और उसके अंदर आप आइस क्यूब्स डालें और उसके अंदर एक थर्मामीटर हैंग कर दें विद द हेल्प ऑफ आयरन स्टैंड। जब आप देखेंगे कि आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है तो उस वक्त थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर होगा वो आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1539 डिग्री सेंटीग्रेड और गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1063 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप स्टूडेंट्स you understood the lecture. So this is your home task. Complete your home task on time. Thank you. Allah Hafiz.